Namaskar students, welcome once again in your chemistry class. So we are on group number 16 where we have already discussed about oxygen in the last class. Now related to oxygen we have to discuss oxides because oxygen form oxides. So हमें ये discuss करना है थोड़ा सा, ये इस group से related नहीं है, only oxygen से related है, that is oxide. Because हमने अभी देखा था ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, दैट ऑक्सीजन कंबाइन विद वेरियस मेटल एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड. अब जो ऑक्साइड्स होते हैं, यू ऑल नो दैट ऑक्साइड्स आर ऑफ 3 टाइप. एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं. एसिडिक नेचर का कैसे पता चलेगा? जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ CO2. तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हो, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. तो ये आपका एसिड बना ऑन डिजोल्विंग वाटर, दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक एसिड. बेसिक ऑक्साइड की अगर आप बात करो, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इफ़ यू डिजोल्व मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस. तो इट मीन्स कि कैसा हो गया? बेसिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दैट विल बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस. जैसे आपके Al2O3 हो गए, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये आपके क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. ठीक है. तो जनरली हम कहते हैं जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर एसिडिक्स. और कुछ आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं ऑन रिएक्टिंग. जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस एंड सेम विद द जिंक ऑक्साइड. लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ मेटल के ऑक्साइड से एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड से बेसिक्स होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड या एसिडिक होते हैं, ये गलत होगा. बिकॉज सम ऑफ द मेटल आर ऑल्सो देयर हुज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. चलिए मैं एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ. Mn2O7 मेटल है. मैग्नीज इज अ मेटल बट इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड. ये आपको बताया था. ये इसलिए बिकॉज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पर मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इट विल शो सम हाउ एसिडिक बिहेवियर. तो ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट ऑक्साइड्स. रिएक्शन था आपको Al2O3 की HCl NaOH दोनों के साथ आती है, जिंक की भी आती है. एसिडिक, बेसिक, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं. दैट विल डिपेंड ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इट इज़ अबाउट द ऑक्सीजन. ये हमने ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया है. चलिए हम नेक्स्ट अब थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ओजोन को. ठीक है. ओजोन आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक. ओजोन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ओजोन को आपको पता है O3. ठीक है. हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ओजोन लेयर भी हम इसे कहते हैं एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरी हार्मफुल डिजीज़. इसका डिप्लीशन होना इट इज़ अ रियली वेरी कंसर्न. तो इसके लिए अब हम देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं. इसको प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सीजन से. ठीक है. इसकी मेन प्रिपरेशन ऑक्सीजन है. क्या किया जाता है? एक साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब है. साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है. एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है. साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है. इसके थ्रू पास की जाती है ऑक्सीजन गैस. क्या पास की जाती है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या होता है? ब्रेक डाउन होती है. ठीक है. ऑक्सीजन विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म उसके बाद क्या होता है? O2 फिर से एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? O3. दैट इज ओजोन. तो सिंपली इसे प्रिपेयर किया जाता है थ्रू ड्राइंग स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन. इसका एक ड्राई स्टीम, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. A dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge. तो उसमें क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन डिकम्पोज होती है इस मॉलिक्यूल्स में और एक O2 मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? ओजोन बना लेता है. ठीक है. इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए दैट इज +142 किलोजूल पर मोल. अप्रॉक्सीमेटली इतनी एनर्जी होती है. इतनी एनर्जी हमें चाहिए फॉर इट मीन्स इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन. इतना ज़्यादा आसान नहीं है ये. ठीक है. तो अब इसके लिए अब एक चीज़ और आती है, हमें साइलेंट डिस्चार्ज क्यों यूज़ करना पड़ता है? साइलेंट डिस्चार्ज हमें इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है. ठीक है. अगर आप ये साइलेंट डिस्चार्ज यूज़ नहीं करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी ओजोन अगेन टू कन्वर्ट बैक टू द ऑक्सीजन. मीन्स आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा एनर्जी, तभी आपका जो ओजोन है वो प्रिपेयर होगा. अदरवाइज वो वापस से जाके किस में हो जाएगा? इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन. तो ये आपके ऑक्सीजन की प्रिपरेशन होगी. अगर इसकी ओजोन की प्रॉपर्टीज़ की बात करिए तो ओजोन आपकी एक पेल ब्लू गैस होती है. ठीक है. गैसियस स्टेट में ये पेल ब्लू कलर का होता है. अगर आप इसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हो इट विल बी डार्क ब्लू लिक्विड, और जब आप इसे सॉलिड में ले जाते हो तो वॉयलेट ब्लैक कलर का आपको सॉलिड मिलता है. 3 कलर हैं. लाइट से डार्कर की तरफ हम जा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में. ठीक है. उसके अलावा आपका जो ओजोन होता है इट इज़ थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल. थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल क्यों है?
अनस्टेबल इसीलिए है, ओजोन का फॉर्म होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ओजोन का डिकम्पोज होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें क्या होगा, जब आपका ओजोन डिकम्पोज होता है टू गिव बैक द ऑक्सीजन, तो इस केस में इसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। जब आपका ओजोन डिकम्पोज होता है, ये क्या होता है, डिकम्पोज, ठीक है। ऑन डिकम्पोज, अगर आपने इसे डिकम्पोज किया तो डिकम्पोज होने में डेल्टा एच जो मिला वो नेगेटिव मिला, और तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी बढ़ी क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज हुई, एंट्रोपी इंक्रीज हुई। इट मीन्स जो आपका डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो इसलिए हम कहते हैं ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बिकॉज ऑन डिकम्पोजिशन एंथैल्पी विल रिलीज एंड एंट्रोपी विल इंक्रीज विच रिजल्ट इनटू नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू। इसकी वजह से आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है और इसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, ईजी। दूसरा, इसके डिकम्पोजिशन की वजह से ईजिली हम कहते हैं इसे डिकम्पोज कर सकते हैं। इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा बिहेव करता है, उसके साथ साथ ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ओजोन बिकॉज इट विल लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन ऑन डिकम्पोजिशन। ये आपका क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर एज वेल एज इसका ब्लीचिंग बिहेवियर होता है। जैसे रिएक्शन लिखी है, ये लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है लेड सल्फेट में। यहाँ मेटल ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, यहाँ सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर आप देखिए चेंज हो जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, दैट इज इट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। रिएक्शंस आर नॉट देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, रिएक्शंस नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। अब थ्योरेटिकल कैसा है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन, हाउ वी विल आइडेंटिफाई ओजोन, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वांटिटेटिवली कैसे इसका अमाउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ओजोन को पहले रिएक्ट किया जाता है KI, पोटेशियम आयोडाइड के साथ है, और ये क्या होता है, बफर्ड विद अ बोरेट सोल्यूशन, बफर्ड विद अ बोरेट। एक बोरेट सोल्यूशन होता है, बफर का मतलब बफर सोल्यूशन होता है कि उनकी पीएच में अगर आप उसमें कुछ ऐड करो तो उनकी पीएच ज़्यादा अल्टर नहीं होती, दैट इज़ अ बफर सोल्यूशन। तो ओजोन में आपने KI ऐड किया विच इज़ KI इज़ बफर्ड विद अ बोरेट, ठीक है। तो इस ड्यूरिंग क्या लिबरेट होता है, आयोडीन लिबरेट होती है, I2 इज़ लिबरेटेड। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, फर्स्ट स्टेप इज़ ये हम बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर डबल टाइट्रेशन करनी होती है, या हम इसे बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं, मतलब हम इसे डायरेक्ट एनालिसिस ना करके किसी और की हेल्प से कर रहे हैं। फर्स्टली हम वी विल जस्ट react to ozone with excess of potassium iodide which is buffered with a borate. Iodine is liberate. अब ये जो iodine liberate हुआ है, this iodine is again titrated with sodium thiosulfate solution, ठीक है। अब जब इसे हम सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखो 1 मोल ऑफ ओजोन कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आयोडीन लिबरेट करेगा। जब आप इसे आयोडीन को थायोसल्फेट से ट्रीट करोगे तो आपको आयोडीन के मोल्स मिलेंगे, और उन आयोडीन के मोल्स से आप क्या पता कर सकते हैं, ओजोन के मोल्स। तो ये आपका वो है, सोडियम थायोसल्फेट्स और आयोडीन की टाइट्रेशन होती है, ठीक है। उसमें हम स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो गया। फर्स्ट स्टेप, ozone is treated with Ki which is buffered with a borate, iodine is liberated and this iodine is treated with sodium thiosulfate solution। तो ये आपका क्या हो गया, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद अगर आप ओजोन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चा, तो ओजोन की स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज, आपको पता है इस तरीके से हम बॉन्ड दिखाते हैं। आप लोग ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप लोग खुद बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 यहाँ हो गए, इस तरीके से होता है। हमें लगता है डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, बट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, दोनों में बॉन्ड लेंथ दोनों बॉन्ड की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसके अलावा अगर इसके इसका डिकम्पोजिशन का मेन रीज़न क्या है, ठीक है। जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज हो रही है उसका मेन रीज़न क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। उसका मेन रीज़न है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन ईजिली कैसे हो रहा है, ओजोन लेयर क्यों हो रहा है। इसका रीज़न भी हमें केमिकल से समझ में आ जाता है। व्हाट वी हैव सीन दैट व्हेन ओजोन रिएक्टेड विद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। ओजोन सब करता है तो इट विल फॉर्म NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर आप देखिए ओजोन लेयर डिप्लीट हुई या नहीं हुई, ओजोन गैस O2 में कन्वर्ट हुआ।
और ये जो आपका कंपोनेंट है इट इज़ द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ जो भी आपके इस केस में जो भी रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है, एरोसोल हम स्प्रेस करते हैं, रेफ्रिजरेंट होते हैं, या फिर आपका जो सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं एरोप्लेन्स या सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं दे विल एमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। उनके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करने की वजह से दे विल कंबाइन विद द ओजोन लेयर, और उसी की वजह से ओजोन लेयर क्या होती है, डिप्लीट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन। इसकी यूजेस आप लोग यू हैव टू डिस्कस फ्रॉम रीड आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये आपके रूल हो गए ओजोन। नेक्स्ट हम आते हैं सल्फर पर। नेक्स्ट कंपाउंड इज सल्फर। बहुत बार हमने सुना है S8 मॉलिक्यूल, ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S8, हमने तो एक बार सुना है। चलिए आज हम इसे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। क्या भी हमें डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। तो बेसिकली जो सल्फर होता है वो दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं अल्फा सल्फर, एक होता है हमारा बीटा। अल्फा का जो नाम है इट इज़ येलो इन कलर, येलो रोम्बिक इसकी शेप होती है, इसलिए हम इसे रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, येलो रोम्बिक सल्फर। और जो आपका बीटा का सल्फर है इट्स स्ट्रक्चर इज मोनोक्लिनिक। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, व्हाट इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनकी डायमेंशंस होती हैं। तो दो टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं सल्फर के, अल्फा एंड बीटा। येलो अल्फा इज येलो रोम्बिक एंड बीटा इज मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो दोनों की जो फॉर्म है जो स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो ये आपकी सल्फर के बारे में हो गया। अगर रोम्बिक सल्फर की मैं बात करूँ, दिस इज रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो ये इसको हम प्रिपेयर करते हैं। सल्फर जो आपका होता है, सिंपल सल्फर जो होता है, उसे CH2 सोल्यूशन में इवेपोरेट किया जाता है, रोल आउट करके इवेपोरेट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, येलो सल्फर मिलता है। और उस येलो सल्फर को आप दोबारा से सॉल्युबल करो उस कार्बन डाइसल्फाइड में, उसे हीट करो, क्रिस्टलाइज करो, उसके बाद जो हमें क्रिस्टल बनता है दैट इज मोनोक्लिनिक। वो हमें देख ही दिया कि हीट करने पर आपका वो होता है। और जिस टेम्परेचर पर इसके कन्वर्जन में लिए अल्फा सल्फर जो है वो above 369 Kelvin. Above 369 Kelvin, alpha rhombic sulfur can be easily converted into mono sulfur। और जिस टेम्परेचर पर ये ट्रांजिशन हुआ हो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर आपके इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हुआ हो दैट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें S8 यूनिट भी होती है, ठीक है। S8 की अगर हम बात करें, एक पकर फॉर्म होती है, क्राउन फॉर्म, किस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे होती है, इस तरीके से ये सल्फर बना, ठीक है। इस तरीके से ये क्राउन की तरह हो गया, या ऐसे पकड़ शेप आप कह सकते हैं, S8 फॉर्म हो गई। दोनों में यही एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने S6 फॉर्म भी बाद में डिस्कस की थी, और S6 फॉर्म एक चेयर फॉर्म होती है इस तरीके से। मैं यहाँ पे सल्फर बना ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे सल्फर 1 2 3 4 5 6, तो S6 भी एग्जिस्ट करता है, बट मेनली आपकी जो एग्जिस्ट करती है वो S8 करती है। और अगर आप टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 केल्विन पर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर S2 मिलेगा जो आपका प्रिडोमिनेट करेगा। तो सल्फर की सिर्फ S8 नहीं होती है, S8 रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होती है, S2 फॉर्म होती है जो आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे बनती है, एंड इनफैक्ट इट इज़ पैरामैग्नेटिक। मैं आपको बता दूँ ये O2 की तरह है, तो आप समझ में गए होंगे कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों होती है, MOT की वजह से, बिकॉज इसका जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा नेचर शो करता है आपका पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका हो गया सल्फर, दो फॉर्म हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड चलते हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। प्रिपरेशन की अगर आप बात करो तो इसे प्रिपेयर किया जाता है सिंपल, आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करो, सल्फर को बर्न करो तो SO2 बन जाता है। उसके अलावा इसको आप लैब में किसी भी एसिड के साथ, किसी भी सल्फाइड या एसिड के साथ, सल्फाइड होता है SO3 नेगेटिव, इसे सल्फाइड, तो किसी भी एसिड में सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, तो जब आप ट्रीट सल्फाइड को किसी भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो किसी भी सल्फाइड को, तो आपका क्या बनता है इस केस में, आपका बनता है H2O + SO2।
ठीक है। उसके अलावा सल्फाइड ओर से भी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सल्फाइड ओर्स जो होते हैं हमारे 10th में हमने पढ़ा सल्फाइड ओर्स के डिकम्पोजिंग। सल्फाइड ओर से भी हमारा सबसे पहला स्टेप में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो SO2 आपकी क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, वजह पंजेंट स्मेल। गैस कलरलेस है, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है। एक ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये जब आप इसे वाटर में ऐड करते हो तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड आपका बनता है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारे सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन के साथ आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है। भाई एसिडिक ऑक्साइड है तो बेस के साथ ईजिली रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये 4 क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ सल्फ्यूराइल क्लोराइड। उसके अलावा अगर आप इसकी बात करो तो आपका ये जो कंपाउंड है, इसके बात करो इसके टेस्ट की, इस गैस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इस टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय पासिंग दिस गैस थ्रू परमैंगनेट सोल्यूशन। परमैंगनेट सोल्यूशन आपका Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन में लिख देती हूँ, बैलेंस आप लोग खुद करोगे, बहुत रिडॉक्स रिएक्शन आपने बैलेंस की है। MnO4 नेगेटिव के साथ तब तो इसके पास किया जाता है एसिडिक मीडियम में, तो कलरलेस सोल्यूशन होता है। एंड दिस टेस्ट इज यूज, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ मैंने लिखा हुआ था SO2 के बाद। इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे, बुक में से ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल आपको याद करनी है रिएक्शन प्रॉपर्टीज़, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं है, सिर्फ याद करनी है आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फ्यूरिक ऑक्सो एसिड्स आपको पता है मैंने क्या बताया था। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जो भी आपका रिमूवल H+ होता है, या एसिडिक मैं लिखूं, एसिडिक प्रोटोन बिलोंग्स टू OH ग्रुप, which attached to an element having E डबल बॉन्ड O बॉन्ड। यही बताया था ऑक्सो एसिड मैंने आपको, एक कोई भी एलिमेंट होगा ई उसमें डबल बॉन्ड O होगा और उसके साथ OH भी अटैच होगा। दीज आर नोन टू बी ऑक्सो एसिड्स। मीन्स जो भी आपका रिमूवल प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन है, दैट विल बिलोंग टू द OH ग्रुप। तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फर के। अब सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ H2SO3, इट इज सल्फ्यूरस एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आपका आता है H2S2O7, इसको हम बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम ओलियम भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या होता है, ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आता है H2S2OH, इसका मतलब होता है आपका परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पायरो का मतलब होता है, पायरो का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके एलिमेंट हैं मेन, वो इस तरीके से बॉन्ड से अटैच होंगे, ये वाला बॉन्ड उसमें ज़रूर प्रेजेंट होगा, दैट इज़ पायरो। पायरो आपका होता है इस वाले बॉन्ड की प्रेजेंट होना। अगर ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इट मीन्स पायरो बॉन्ड हम इसे बोलते हैं। दो एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट मेन कौन सा है, सल्फर, क्योंकि हम ऑक्सो एसिड सल्फर की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट आपका सल्फर हो गया, वो मतलब इस तरीके से दो अगर सल्फर है, वो बीच में अगर एक ऑक्सीजन से अटैच है तो उसे हम पायरो बोलते हैं। अगर बीच में दो ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, बीच में अगर क्या आ गया, दो ऑक्सीजन, जैसे इस तरीके से ई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ई, इसे हम बोलते हैं ऑक्सो पर ऑक्सी लिंकेज। ये आपने पढ़ा ही होगा पर ऑक्सी लिंकेज। तो अब ये चलिए अभी हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सल्फर हमेशा कोशिश करता है दो डबल बॉन्ड बनाने की, ऑक्सीजन में यहाँ लिखी नहीं रही, और दो सिंगल बॉन्ड बनाने की, ठीक है। इससे सारी स्ट्रक्चर जितने भी हमने लिखे उन्हीं की हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है। एक H2SO3 को छोड़ के बाकी आराम से बन जाएगी, वो भी इजीली बन जाएगी, वो मैं बताऊंगी कैसे बनेगी, ठीक है। जो आपको याद रखना है इनकी स्ट्रक्चर बनाते हुए, वो याद रखना है कि सल्फर ट्राई करता है दो डबल बॉन्ड फॉर्म करना, दो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना, जिसमें डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड OH के थ्रू अटैच होता है, बस ये याद करना। उसके अलावा सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा OH लगाना है वहाँ,
और अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ लगाना है। बस हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर अपनी बनानी। सबसे पहले हम बनाते हैं H2SO3। H2SO3 की हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने हमसे कहा सल्फर की कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही तो होते हैं वैलेंस, तभी तो मैंने लिखा हुआ है। देखिए पहले यहाँ पेयर बना लीजिए। हाउ मेनी OH के पेयर बनाइए पहले। यहाँ जितने भी हाइड्रोजन है उनको O के साथ कंबाइन होना। OH के कितने पेयर बनेंगे, 2 बनेंगे। यहाँ 2 OH होंगे तो बना लीजिए यहाँ पर 2 OH, एक OH इधर, एक OH इधर, 2 OH बन गए आपके। अब बचा कितना, एक ऑक्सीजन, तो उसको मैं डबल बॉन्ड O के थ्रू लगा दूँ, लग गया। लेकिन अभी मैंने कहा 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एलिमेंट ही नहीं है ना इतने कि 2 डबल बॉन्ड हो बना सके, तो इसलिए यहाँ पर एक क्या हो जाता है, लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज था, बाकी सब आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। सेकंड देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं, इस तरीके से आप बना दीजिए। 2 तो आपको डबल बॉन्ड बनाने हैं, बना दिया मैंने, और 2 मैं OH बना दूँ, बन गया स्ट्रक्चर। आप काउंट कर सकते हैं कितना, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रक्चर H2S2O7। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो भी आपकी ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में कौन सी लिंकेज होती है, बीच में एक ऑक्सीजन होता है। तो चलिए पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के मैं बीच में एक ऑक्सीजन बना दूँ। तो इट मीन्स इन दोनों सल्फर के एक एक सिंगल बॉन्ड तो बन गए। अब क्या बचा, 2 डबल बॉन्ड बचे और एक क्या बच गया, सिंगल बॉन्ड। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, यही होंगे सेम सारे। अब लास्ट होता है क्या, परऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और लगाना है, बस वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो ये आपके बन गए सारे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सारे ऑक्सो एसिड। इनकी स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आती भी हैं, पूछ भी जाती हैं बहुत बार, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको बताओगे, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। लास्ट हमारा बचता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, वो हम करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। थोड़ा सा मैं आप बता दूं, ठीक है। बाकी आप प्रिपरेशन के लिए आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हम इसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है सल्फर एंड सल्फाइडोर्स, सल्फर एंड सल्फाइडोर्स। इसे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करिए, ये आपको क्या देंगे, SO2। हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल गिव यू SO2, ठीक है। हमें SO2 मिल गया, उसके बाद हम SO2 को हम इसे क्या करते हैं, प्योर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। डायग्राम में प्रॉपर दिया हुआ, आप क्या करते हो, वाटर वेस्ट वाटर, मतलब जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी उसे निकालोगे, ठीक है। और इस सल्फर डाइऑक्साइड्स को हम फिर सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू पास करेंगे ऑक्सीजन, SO2 प्लस ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनेगा, SO3। इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं V2O5 एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा H। तो इसके लिए आपको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा और टेम्परेचर लो। टेम्परेचर ज़्यादा लो भी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा लो रखोगे तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। प्रेशर भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर फेवर्स दिस रिएक्शन। उसके बाद दोबारा से इसे प्योरीफाई किया जाता है, SO3 कन्वर्ट होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दिस सल्फर ट्राईऑक्साइड के थ्रू हम पास करते हैं थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने ऑलरेडी बना हुआ होता है, और प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है H2S2O7, ये अभी हमने नाम पढ़ा है ओलियम। उसके बाद ओलियम को डाइल्यूट करते हैं, इसे डाइल्यूट करो टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ योर डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन, ठीक है। ज़्यादा डाइल्यूट चाहिए तो ज़्यादा डाइल्यूशन कर दीजिए, कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए तो कम डाइल्यूशन करिए। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए अगर आप इसका डिकम्पोजिशन देखो तो H2SO4 डिकम्पोज होता है, H2SO4 जब आप इसे डिकम्पोज करते हो तो इट विल फॉर्म H प्लस HSO4 नेगेटिव। उसके बाद सेकेंड स्टेप में फिर ये डिकम्पोज होता है H प्लस SO4 2 नेगेटिव। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 Ka2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
K1 की जो वैल्यू होती है इट इज़ ग्रेटर देन 10, बहुत हाई है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, K1 जो होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, K1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन K2। उसका रीज़न है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का बहुत ज़्यादा है, सेकंड कम है। सेकंड कम इसलिए बिकॉज यू आर रिमूविंग अ प्रोटोन फ्रॉम एन एनायनिक स्पीशीज, दैट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। आप एक प्रोटोन को एक एनायनिक स्पीशीज में से डिकम्पोज रिमूव कर रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो Ka2 होता है वो बहुत लो होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई हो। और अदर प्रॉपर्टीज़ यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू रीड आउट फ्रॉम द बुक्स। तो जितनी भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ है बेटा, इस चैप्टर में आपको जितना हो सके उतना याद करना है। समझाने वाली सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अदरवाइज आपको जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी आपको याद ही करनी पड़ेगी। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 17। थैंक यू।